हमारे जनरल जो ट्रीटमेंट एलोपैथी में दिया जाता है, स्टीरॉइड्स देते हैं, आपको पंप इनहेलर लगा दिए जाते हैं। आप आज एक बार लेना शुरू करो, कल को 6 बार 7 बार कितनी मर्जी बार लेते जाओ, वो बढ़ती जाती है। जिसको क्योर कहते हैं ना, तो क्योर आयुर्वेद में करना, इसको इमरजेंसी के लिए रख लीजिए। लेकिन अगर आपने इसे इलाज समझ लिया है और आप सारी जिंदगी सोच रहे हैं इसको लेते रहें, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कितनी लेते रहोगे। इनको लेते लेते भी लोग बीमार पड़ते हैं। जब सर्दी खांसी हो जाती है, कई लोग इसके बाद क्रॉनिक स्टेज में आ जाते हैं, तो वो क्रॉनिक स्टेज क्या होती है? देखिए, जब आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कान नाक गला ये जो है, ये एक समय तक उसको सहते गए, आपने ध्यान नहीं दिया, वो रेशा आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाता है। जिसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आ गया, आपका जो विंड पाइप आ गई, आपकी ट्रेकिया आ गई और आपके जो फेफड़े लंग्स आ गए। तो ये कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली हो जाती है। इसमें पेशेंट्स ज्यादातर कौन से होते हैं, एस्थमा जिसे कहते हैं, ब्रोंकियल एस्थमा हो गया। तो पेशेंट को सबसे ज्यादा मेन तकलीफ रहती है, खांसी के साथ साथ उनको सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब सबसे बड़ा सिम्टम क्या रहेगा, हर पेशेंट इवन के कई बार इतना ज्यादा सीवियर होता है पेशेंट, तो क्या उनके साथ बैठे बंदे को भी महसूस हो जाता है कि जब सांस लेता है ना मरीज, तो उसको एकदम से ऐसे छाती में सीटी की आवाज आ रहेगी, छाती में सीटी की आवाज, वीजिंग कहते हैं, वीजिंग साउंड, कि सांस लेते टाइम वीजिंग साउंड आ रही है, जरा सा चलता है सांस फूल जाती है। और अगर कहीं कोई स्मोकी डस्टी एनवायरनमेंट आ गया तो एकदम से अस्थमा का सीवियर अटैक आ जाता है कि कंडीशन बहुत ज्यादा इमरजेंसी रिलेटेड हो जाती है। तो ये एक क्रॉनिक एस्थमेटिक पेशेंट का होता है। अब इसमें क्या होता है, हमारे जनरल जो ट्रीटमेंट एलोपैथी में दिया जाता है, स्टीरॉइड्स देते हैं, आपको पंप इनहेलर लगा दिए जाते हैं। आप आज एक बार लेना शुरू करो, कल को 6 बार 7 बार कितनी मर्जी बार लेते जाओ, वो बढ़ती जाती है। इवन रेडियो पर इतना ज्यादा इसका वो आता है कि ये सेफ तरीका है। देखिए, इमरजेंसी संभालने के लिए सेफ कह सकते हैं कि अभी आया, अभी के लिए आपने दे दिया। लेकिन जब आप स्टेबल हो गए हैं तो आपको ठीक आयुर्वेद नहीं करना है, जिसको क्योर कहते हैं ना, तो क्योर आयुर्वेद में करना है, इसको इमरजेंसी के लिए रख लीजिए। लेकिन अगर आपने इसे इलाज समझ लिया है और आप सारी जिंदगी सोच रहे हैं इसको लेते रहें, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कितनी लेते रहोगे। इनको लेते लेते भी लोग बीमार पड़ते हैं। तो इमरजेंसी के लिए ठीक है, लेकिन आप आयुर्वेद के ऊपर आइए, अपनी डाइट पे काम कीजिए। अब हम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि हमें ना एक शॉर्टकट चाहिए, हम अपने पे काम नहीं करना चाहते, तो कैसे ठीक होंगे। अब मैकेनिज्म बताता हूं। मैकेनिज्म ये है कि जब आप स्टीरॉइड लेते हो, वो एक तरह से इम्यून सप्रेसेंट है। इम्यून सप्रेसेंट का काम क्या होता है कि उसने आपकी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म की सेन है, उसको ही बंद कर दिया, तो वो जो रिस्पांस आ रहा है जो वहां पे अस्थमा का या खांसी का, वो सारे बंद कर देगा। आपको लगेगा कि आप अच्छे हो रहे हो, लेकिन ये इस तरह से है कि आपने एक बीमारी से बचने के लिए 10 बीमारियों को इनविटेशन कार्ड दे दिया। और स्टीरॉइड्स की जो साइड इफेक्ट्स हैं वो जग जाहिर हैं, आपको पता है, ज्यादा समय लेंगे आप स्टीरॉइड, आपको डायबिटीज हो सकती है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं, और भी बहुत सारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है। तो आपको स्टीरॉइड से बचना है। इमरजेंसी कंडीशन में है, आप लीजिए, समझ में आती है बात। लेकिन अगर आप स्टेबल हो चुके हैं, अब आपको पता है कि मैं ठीक हूं और मुझे ये अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, खांसी की प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए और इस बीमारी को जड़ से खत्म कीजिए। क्या आयुर्वेद अस्थमा को पूरी तरह से ठीक कर सकता है? बिल्कुल, आयुर्वेद ही अस्थमा को पूरी तरह ठीक कर सकता है, मैं ये बात कह रहा हूं। देखिए, आयुर्वेद किस तरह काम करता है आपको बताते हैं। इसको कहते हैं संशोधन चिकित्सा। संशोधन यानी कि हमने जो बढ़ा हुआ दोष है, लाइक कफ दोष बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी में, तो हमने उसको बाहर निकाल के काम करना है। हम सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अगर आप सप्रेस करोगे तो वो जो आपके अंदर टॉक्सिन्स हैं वो अंदर ही रह गए, और जो आपके ऑर्गन्स जो डैमेज हो रहे हैं वो डैमेज के डैमेज ही हो रहे हैं, वो उनकी कोई ताकत नहीं बढ़ रही। तो हमने एक तो आपका संशोधन चिकित्सा करनी है, यानी कि आपके बॉडी में जो बड़े हुए कफ दोष है या जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको हम बाहर निकालेंगे मेडिसिन के माध्यम से। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, तो उस स्टार्टिंग में कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई ली थी, अब तो बहुत ज्यादा रेशा बाहर निकल रहा है। तो हम समझा के भेजते हैं कि इनिशियली आपको रेशा बाहर आएगा क्योंकि वो इतनी गंदगी अंदर जमा पड़ी है, तो वो बाहर निकलेगी, एंड उसके बाद आपको आराम आना शुरू हो जाता है। दूसरा, साथ में हम करते हैं रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा की, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में इम्यूनिटी भी बहुत वीक होती है, तो आपकी इम्यूनिटी इस लेवल पे पहुंचानी है कि बाहर धूल मिट्टी हो, कोई भी कटाई का सीजन हो, परफ्यूम हो, कुछ हो, आपको वो ज्यादा तंग नहीं करेगा। अगर कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आ भी जाती है तो वो बहुत इजीली वो सॉर्ट हो जाएगी। और जैसे आपको कुछ होम रेमेडीज बताई हैं, जैसे नाक में आपने नस से डालना है गाय का घी का,
और कुछ प्राणायाम बताएंगे, तो वो सारी चीजें आपकी बॉडी को उस लेवल पे पहुंचाती हैं कि आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। आपने अभी बात करी कि कुछ प्राणायाम जो कि अस्थमा में बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं, वो कौन से हैं? देखिए, आपको इसमें ज्यादातर कुंभक प्राणायाम, जो कुंभक प्राणायाम की श्रेणी में आते हैं, वो करने चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा देखिए अनुलोम विलोम आप कीजिए, तो वो जो हमने पहले बताया था कि आपकी नॉस्ट्रल्स जो ब्लॉक हो गई हैं नेजल पॉलिप की वजह से या किसी भी प्रकार का मांस बढ़ने की वजह से, जब आप अनुलोम विलोम करेंगे आपकी दोनों साइड की ब्लॉकेजेस खुलना शुरू हो जाएंगी। तो जो भी मेरे पेशेंट हैं, सिंपल आज घर पे बैठे बैठे अनुलोम विलोम के लिए कोई मेहनत नहीं लगती, घर पे बैठ के कर लो, चौकड़ी मार के कर लो, कहीं पे भी कर लो, तो अनुलोम विलोम जरूर करिए। दूसरा, जिनको बहुत ज्यादा गले में रेशा गिरता रहता है वो भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। इसके अलावा भस्त्रिका, जिन लोगों को बहुत ज्यादा एस्थमा की प्रॉब्लम है, छाती जकड़ी रहती है, भस्त्रिका करें, तीव्र प्राणायाम करें। तो ये जो सारी एक्सरसाइजेज हैं, ये आपकी जो लंग्स हैं उनको एक तरह से क्लीन अप करती हैं, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, जिसके कारण एक तो आपकी जो लंग्स हैं उनको वो ज्यादा अच्छे से ऑक्सीजन कैरी कर पाते हैं और उससे आपके चेहरे पे भी ग्लो आएगा। आप देखेंगे जो आपका, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन जब आपकी बॉडी में कम होती है ना, आपका चेहरा भी यूं मुरझाया सा रहता है। आप ये प्राणायाम करना शुरू कीजिए तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो सांस फूलना है वो कम हो जाएगी, आपका जो रेशा है वो इजिली बाहर निकलेगा और दोबारा नया नहीं बनेगा। तो आप ये प्राणायाम जरूर कीजिए। अगर किसी को अचानक से अस्थमा का अटैक हो जाए तो उस वक्त क्या करें? देखिए, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप इनहेलर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको साथ साथ थोड़ा बहुत चलता रहता है, अगर आप स्टेबल कंडीशन में है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपने स्टीम लेनी है शाम को। स्टीम लेने से पहले क्या करना है, आपको 1 चम्मच लेना है आपने तिल का तेल, उसमें आप चुटकी भर डालिए सेंधा नमक, उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए, सुखोषण कर लीजिए, जितना आप सह सकते हैं उतना सा गर्म हो, और उस तेल से आपने अपनी छाती पे, अपनी पीठ पे, फ्लैंक्स पे अच्छे से मालिश करनी है। मालिश करने के बाद आप स्टीम लें अच्छे से, वो स्टीम आपके नाक, छाती अच्छे से लगनी चाहिए, और उसके बाद आप सो सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि हवा ना लगे। आप देखेंगे आपको एकदम से बढ़िया सांस आने शुरू हो गई है, इनफैक्ट आपका रेशा बाहर निकलना भी शुरू हो जाएगा। तो जो भी अस्थमा से पीड़ित पेशेंट है, वो ये चीज जो मैंने आपको बताई है कि मालिश करके स्टीम लेना आप डेली रात को सोने से पहले कीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक और होम रेमेडी आपको बता रहा हूँ, कंटकारी एक बहुत अच्छी औषध है। कंटकारी आपको किसी पंसारी के पास भी मिल सकती है। 5 ग्राम कंटकारी का पाउडर आपको लेना है, उसको आप 1 कप पानी में अच्छे से बॉईल कीजिए, जब आधा रह जाए उसे छान के आप डेली पीना शुरू कीजिए। जो भी अस्थमा के पेशेंट है, कंटकारी इतनी मिरेकलस मेडिसिन है, इतनी अच्छी सिंगल हर्ब है, आपका जो ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करती है, जो श्वसन नलियां सिकुड़ जाती है ना, वो सारी ठीक होंगी। तीसरा, आप अपनी हैबिट सुधारिए। रात के समय अगर आप ठंडी चीजें खा के सो रहे हैं, मैदा खा के सो रहे हैं, कफ वर्धक का आहार विहार कर रहे हैं, तो फिर दुनिया की कोई दवाई आपको नहीं ठीक कर सकती। आपको इस पे काम करना पड़ेगा, अपनी चीजों को मानिए कि हाँ हम गलती कर रहे हैं, तो आपको इस चीज से बचना है। और जो भी अस्थमा के पेशेंट है, किसी भी तरह का परफ्यूम ना लगाएं, कोई अगर केमिकल स्प्रे वाला एनवायरनमेंट है वहां से बचिए, मास्क लगा के निकल जाइए, और ऐसी अपना एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है आपने। जिनको कफ है उन पेशेंट्स को दूध पीना चाहिए या नहीं? देखिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर बहुत एग्रीवेटेड या एक्यूट कंडीशन है तो आप दूध या दूध से बनी किसी भी चीज से आप परहेज कीजिए। तो क्योंकि अगर आप दूध लेंगे या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट लेंगे वो आपका रेशा बढ़ाएगा, लेकिन अगर आपका रेशा एक लिमिट तक रहता है या बहुत ज्यादा नहीं होता और दूध लेने के आप शौकीन हैं, तो दूध लेने का एक तरीका बता रहा हूं जिससे आपको वो कफ नहीं बढ़ाएगा। तो आपको एक तो दूध गाय का लेना है, पहली बात। दूसरा, आपने क्या करना है, पिपली जैसे मैंने बताया था, लॉन्ग पेपर बोलते हैं, उसको पीस के आप 1 गिलास, जैसे आप दूध पी रहे हैं तो 1 गिलास दूध में आप एक पिपली डाल लें और उसमें आधा कप पानी डाल लें, उसको बॉईल कर लें। जब आपका वो पानी वाला कंटेंट उड़ गया तो उस दूध को आप छान के पी लीजिए, और इसको आप हफ्ते में 2 बार भी कर लें तो भी आपके लिए काफी रहेगा। इससे आपको दूध के न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, और जो आपको दूध के कारण रेशा हो रहा था वो रेशा नहीं होगा। और पिपली एक बहुत ही अच्छी इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग है, जिसके कारण भी आपकी बॉडी में बहुत अच्छी कांति बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो कहते हैं हल्दी वाला दूध भी बहुत अच्छा होता है। जी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी वाला दूध अच्छा है, लेकिन जैसे रेशे की बात करी स्पेशली फॉर एस्थमा, तो पिपली बहुत अच्छा कारगर करेगी। जी, इसके अलावा आप हमें ये बताइए कि जब अस्थमा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं नहीं अब तो आपको पंप भी लेना पड़ेगा, मेडिसिन भी खानी पड़ेगी, तो क्या उस स्टेज में भी आयुर्वेद का जो इलाज है वो सक्षम होता है? बिल्कुल सक्षम होता है। मैंने कहा कि
जो क्योर करना है ना वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ने ही करना है, आयुर्वेदिक जो आहार विहार नहीं करना है। तो आप किसी भी कंडीशन में आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो इमरजेंसी कंडीशन है बस सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। तो आप पंप ले लिया आपने, आप स्टेबल हो गए, उसके बाद आप जब नॉर्मल जो व्यक्ति आहार खा सकता है ना, नॉर्मली आप अपनी डाइट खा सकते हो, वो मेडिसिन भी खा सकता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन। जब आप इस कंडीशन में आके आप अपने डेली रूटीन के काम कर पा रहे हो, आप अपना खाना वगैरह खा सकते हो, तो आप दवाई भी खा सकते हो। तो उससे आपकी जो बीमारी की जड़ है ना वो अच्छे से काटी जाएगी, और वो प्रॉब्लम जो जितनी भी पुरानी हो वो पूरी तरह जड़ से खत्म की जा सकती है। अस्थमा के पेशेंट को क्या क्या खाना पीना चाहिए और किन चीजों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए? अस्थमा के पेशेंट्स का ध्यान रखना है आपको कि आप ठंडी चीजों से परहेज रखें, कोई भी पैक्ड फूड ना लें, मैदे से बचें। कोई भी ऐसी चीज है जिस जो आपको रेशा करती है, ठंडी चीज है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट है, चाहे मिर्च मसाले वाली चीजें हैं, मैदे वाली चीजें हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो इरिटेट करेगी आपके श्वसन संस्थान को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को, जो भी इरिटेट करेगा, कोई भी स्टिमुलस आएगा ना हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स बनाएगी और आपको अस्थमा का अटैक करेगी। तीसरा, आपको बचना है किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट से जहां पर धुआं हो, धूल मिट्टी हो, और अपनी आदतें सुधारिए। जैसे कई लोग स्मोक बहुत करते हैं, स्मोकिंग इज ऑल्सो रीजन, सीओपीडी का बहुत बड़ा रीजन है, जिसके कारण आपको अस्थमा की दिक्कत आती है लेटर ऑन, और आपको लंग्स कैंसर तक होने की संभावना बन जाती है। तो स्मोकिंग वगैरह बंद कीजिए, टोबैको का यूज बंद कीजिए, और अपनी डाइट को न्यूट्रिटिव रखिए। बहुत ज्यादा आप देर तक भूखे भी मत रहिए, अपनी न्यूट्रिशनल डाइट थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप लेते रहिए। कई लोग बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं ना, उनको भी खांसी और अस्थमा की समस्या आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप ज्यादा भूखे रहते हैं आपकी धातुएं क्षीण होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण भी आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो अपना आहार विहार दोनों ठीक रखें, प्राणायाम करें, और ऐसी चीजों से बचें जो इन चीजों को ट्रिगर अप करती हैं। और आयुर्वेदिक जो आपको बताई गई हैं, कुछ मैंने हर्ब्स बताई, कुछ होम रेमेडीज बताई, इनको अगर आप फॉलो करना शुरू करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आपका ये अस्थमा ठीक ना हो, सारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो सकते हैं।